शानदार तेजी के साथ करीब 150-160 पॉइंट की मजबूती के साथ निफ्टी 18,225-26 के ऊपर और ग्राफ ये दिखा रहा है कि लगातार ऊपर की तरफ रुझान है। बैंक निफ्टी में भी लगभग स्थिति ऐसी है, 600 पॉइंट की मजबूती यहाँ पे देखने को मिल रही है 43,260 और यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कहीं कोई दिक्कत अभी तक बाजार में दिख नहीं रही। आज के मेहमान हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव। सर्वेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रवार को एक झटका लगा लेकिन वो पूरा झटका कवर कर लिया मार्केट ने। आज क्या अप्रोच है आज के लिए? जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। देखिए, यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे कि भाई मोटा मोटी एक रेंज है 18,050 18,100 के एरियाज को बहुत अच्छे से होल्ड करता है और जब तक 17,944 के नीचे जाके बंद नहीं करता है, आई थिंक तब तक ये रेंज रहेगी और रुझान ये रहेगा कि अगर आपको जब भी बाजार 18,050 18,100 के आसपास मिल रहे हैं तो आप लेते रहें। तो आई थिंक 3-4 दिनों से वो मौके मिल रहे हैं, उस एरियाज के आसपास जा रहा है और वहां से वापस 18,300 की तरफ आने की कोशिश करता है। तो मैं यही मान के चलूंगा कि देखिए मोटा मोटी 18,000 से लेके 18,300 18,400 की रेंज है। इसी रेंज में मार्केट खेलेगा और आप अगर इसी रेंज को ट्रेड कर लेंगे तो पॉसिबली 200-300 पॉइंट आपके तेजी मंदी में बन जाएंगे। तो फिलहाल के लिए वो स्टांस मेंटेन करूंगा और मोटा मोटी लास्ट एक हफ्ते 10 दिन से वही चीज चल रही है। तो एज लॉन्ग एज वो रेंज बरकरार है, आई थिंक व्यू भी वैसा ही बरकरार रहेगा। ओके, तो व्यू ये है मार्केट को इंडस्ट्री। अच्छा, एक शेयर पहले मुझे उस पर कमेंट चाहिए आपको। मैरिको बहुत ही बढ़िया तेजी, 8% की मजबूती यहाँ पे देखने को मिल रही है। नतीजे ठीक है, मतलब कोई बहुत ग्रेट नंबर नहीं है लेकिन शायद अंडर ओन था इसलिए मार्केट में अच्छी तेजी है। क्या राय बनती है आपकी मैरिको में? देखिए, जो भी यहाँ से आप ध्यान बनाएंगे, मोटा मोटी शॉर्ट टर्म बनाएंगे, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभी जो फिलहाल तेजी पकड़ी है, आई थिंक जिसके पास है वो बने रह सकता है 510 के स्टॉप लॉस से। और बाकी अगर यहाँ से 10-15 पॉइंट गिरावट आए तो 509 रुपए के आसपास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आई थिंक जो खड़े हैं वो खड़े रहे और अगर किसी को नया लेना है तो आई थिंक 509 रुपए के स्टॉप लॉस से आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग यहाँ कर सकते हैं। जब आपको एक 10 से 15 पॉइंट की गिरावट मिले तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छे हो जाएंगे और ऊपर में मुझे लगता है कि इमीडिएट बेसिस पे मुझे 560 565 के टारगेट्स यहाँ आते हुए दिखते हैं। सो ब्रॉडली उसी रेंज में है, 510 से 565 की रेंज है यहाँ पे भी और उसके बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन अभी नहीं करनी चाहिए। आई थिंक मेरे हिसाब से काफी ओवरबॉट स्टॉक है मीडियम टू लॉन्ग टर्म। तो ये जो भी है रिजल्ट के साथ शॉर्ट टर्म 3 से 4 दिन में खत्म हो जाएगा। ओके, तो अगर लेना भी है तो 510 का स्टॉप लॉस रखें। चलिए सवाल जवाब शुरू करते हैं। संतोष देवाडिगा बेंगलुरु से हमारे साथ जोड़ रहे हैं। संतोष जी, बताइए क्या सवाल है? सर नमस्ते सर, मेरे पास मनप्पुरम फाइनेंस और इंडिया सिमेंट है। मनप्पुरम फाइनेंस 106 शेयर 113.17 प्राइस में और इंडिया सीमेंट 50 शेयर है 180.11। क्या करना चाहते हैं? शॉर्ट टर्म के लिए लिया है क्या? लॉन्ग टर्म के लिए है सर, कैसे है सर? लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा, मन्नापुरम देखिए जरा सर्वेंद्र। लॉन्ग टर्म के लिए मन्नापुरम 113.73 पे लिया इन्होंने जी। अब देखिए, यहाँ पे मैं इनको यही बोलूंगा, अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, अगर पेशेंस है तो फिर हाई बीटा स्टॉक है तो दायरा इनको थोड़ा बड़ा करके रखना पड़ेगा और उस एंगल से इनको मान के चलना पड़ेगा कि भाई अगर लॉन्ग टर्म लेके चल रहे हैं तो आप 15 से 20% डाउनसाइड्स के लिए भी रेडी है, क्योंकि ऊपर में आपको कहीं 50-60% या उससे ज्यादा कहीं कमाने की तमन्ना है। तो आई थिंक अगर उस एंगल से है तो मैं बहुत बोलूंगा बने रहें। बट प्योरली शॉर्ट टू मीडियम टर्म मुझे लगता है थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है ये लास्ट 3-6 महीनों में मार्केट से। तो आई थिंक मेरी टॉप कैटेगरी बाय लिस्ट में या मेरी टॉप कैटेगरी पोर्टफोलियो लिस्ट में ये नहीं रहेगा। बट अगर इन्होंने ऑलरेडी ले लिया है तो आई थिंक एक सूटेबल स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। और इंडिया सीमेंट में 180 पे लिया इन्होंने। इंडिया सीमेंट जी देखिए, इंडिया सीमेंट के लिए तो मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे तो बने रहे मेरे ख्याल से। यहाँ पे अभी इसमें भी बने रहे और एक अच्छा करेक्शन यहाँ पे मल्टी क्वार्टर करेक्शन मुझे लग रहा है, मल्टी मंथ मल्टी क्वार्टर करेक्शन यहाँ मुझे लग रहा है कि कंप्लीट हो गया इंडिया सीमेंट में। और आपको इफ नॉट अगर आपको एक बड़ी नई तेजी यहाँ से निकले बट एक अच्छा बाउंस बैक भी आपको डिसेंट पैसे बना के देगा और मुझे लगता है कि बाउंस बैक में स्टॉक के पास जगह है तकरीबन 215-220 तक जाने की। तो मेरे ख्याल से ट्रेड में बने रहे और बट एक स्टॉप लॉस भी जरूर बना के रखें और वो रहेगा मेरे हिसाब से इनके कॉस्ट के आसपास या उससे थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा। आई थिंक 176.40 पे एक स्टॉप लॉस रखें क्लोजिंग ओनली बेसिस पे और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे। ओके, 176.40 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखें। और मन्नापुरम में लास्ट वीक खबर आई थी कि इनके प्रमोटर वीपी नंद कुमार के खिलाफ ईडी ने केस दर्ज किया और बहुत सारी प्रॉपर्टीज और शेयर्स सीज किए हैं। स्टॉक में तगड़ा करेक्शन फ्राइडे थर्सडे को देखने को मिला था। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हितेश भाटिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं आगरा से। हितेश जी, बताइए क्या सवाल है? या फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। काफी बड़ा फैन हूं मैं आपका। अरे थैंक यू सर,
बताइए। और आप ही के कहे अनुसार हम लोग शेयर्स लेते हैं और कमाते भी हैं। अरे वाह, वेरी अच्छा गुड। सर, मेरे पास 1000 GSFC है। मैं अक्सर GNFC और GSFC में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैंने 152 में लिया था जब ये अभी कुछ गवर्नमेंट का, गुजरात गवर्नमेंट का कुछ आया था। हाँ। तो वो मेरे पास है और मुझे उसको होल्ड करना है। और सेकंड शेयर मेरे पास ABB है। तो वो मेरा 3250 में परचेज है और वो मेरा 100 शेयर्स हैं। और आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। आई कैन मतलब मैं 6 महीने या 12 महीने भी मार्केट में रह सकता हूँ। कूल। और इन 2 सवाल के अलावा मेरा तीसरा सवाल है सर, आई एम सॉरी, मैं वो थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। मेरे को एक 10 लाख रुपए है जो मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ फॉर अ लॉन्गर होराइजन, आई मीन टू से कि 2 से 3 साल के लिए। ओके, क्विकली लेते हैं। सरविंद, पहले तो GSFC, इसमें 152 पे इनकी बाइंग है और वो खबर ये थी कि गुजरात गवर्नमेंट ने बोनस स्प्लिट और डिविडेंड वगैरह की एक पॉलिसी अनाउंस की थी। तो एक पैरामीटर सेट कर दिया है, उसमें कंपनी मैनेजमेंट की मर्जी नहीं चलेगी। वो पैरामीटर में जैसे ही वो ब्रीच करेगा वो चीज़ें अपने आप ट्रिगर हो जाएंगी। बताइए, GSFC 152 पे लिया है, 173 चल रहा है, होल्ड करना चाहते हैं, क्या करें? नहीं, देखिए बहुत बढ़िया वॉल्यूम लेड ब्रेकआउट है। यहाँ पे डिलीवरीज भी गई हैं। जब से 140 35-40 के ऊपर निकला है तो बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ निकला है। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि यहाँ फ्रेश कमिटमेंट है, डिलीवरीज गई हैं। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें। और दायरा इनका 9 से 12 महीने प्लस का है, तो डेफिनेटली आई थिंक ये इनको स्टॉक रिवॉर्ड कर सकता है। और इसमें जो ऑल टाइम हाई मुझे गए साल के दिख रहे हैं वो तकरीबन है 198 के आसपास। तो आई थिंक 198 200 के ऊपर जब ये डिसाइसिवली निकल जाएगा तो आई थिंक और मोमेंटम और ट्रैक्शन इस स्टॉक में आएगा। तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। एक मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस भी जरूर दिमाग में लेके चलें यहाँ से। और जब मैं बोलता हूँ लॉन्ग टर्म, तो आई थिंक एक 15 to 20% का आपको एक तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे 50-60% कमाना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से वो लेवल्स तकरीबन 154 के आसपास आ रहे हैं, या 150 के नीचे लगा ले। 2 स्टॉप 149-40 आइडियली मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लगा के रखें और GSFC में बने रहें। शेयर दूसरा इनका ABB। देखिए ABB तो बहुत क्वालिटी स्टॉक है, काफी ओवरबॉट है लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में, बट बड़ा इतनी क्वालिटी है, इतना बढ़िया स्टॉक है कि वो चलते जा रहा है और ब्रेकआउट उसमें अच्छा आ गया है। तो आई थिंक जब तक मोमेंटम है राइड कर लें, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सहारा ले लें, मोमेंटम से राइड कर लें। प्रॉफिट में है इसलिए मैं थोड़ा इनको टाइट स्टॉप लॉस बोलूंगा। और मेरे हिसाब से तकरीबन 3524 के आसपास एक स्टॉप लॉस मुझे अच्छा दिख रहा है। उस एरियाज में अगर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो होपफुली ट्रिगर नहीं होगा और नेक्स्ट 15-20 दिन जो भी यहाँ पे अपसाइड इनको मिलेगा वो ये कमा पाएंगे। तो ये तो दोनों शेयर की बात हो गई। और ABB देखिए हितेश जी, बहुत ही क्वालिटी शेयर है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट शेयर जिसको बोलते हैं, सीमेंस और ABB। तो अगर आप इसको, जैसे सरवेंद बता रहे हैं कि अगर आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप 300-400 रुपये कमा रहे हैं इसमें। लेकिन अगर आप इसको लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं, क्योंकि कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है। इनका जो आखिरी सवाल था वो इंटरेस्टिंग है, 10 लाख रुपये लगाना चाहते हैं 2-3 साल के लिए। बताइए कोई बढ़िया टॉप क्वालिटी के स्टॉक्स। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छे स्टॉक जितने हैं वो सारे थोड़े महंगे या ओवरबॉट चल रहे हैं। टेक्निकली मैं कहूंगा, टेक्निकली ओवरबॉट और महंगे चल रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ा वेट कर लें। आई थिंक 18,400 18,500 का जो बाजार का एक इंपॉर्टेंट काटा रहा, जो लास्ट टाइम भी हमने ब्रेकआउट किया लेकिन हम इमीडिएटली वहां से फेल हो गए, सेल ऑफ हो गया। तो एक फॉल्स जिसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं वो बना था लास्ट स्विंग से। तो आई थिंक मैं यही इनको बोल के चलूंगा कि भाई एक बार वेट कर लें और एक क्लियर कट ब्रेकआउट मार्केट में हो जाने दें। जब तक 18,500 18,600 के ऊपर निफ्टी डिसाइसिवली ब्रेकआउट नहीं करता, आई डोंट थिंक कि फ्रेश कोई लेग यहाँ पे चालू हो पाएगा। बट या विद इन द मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म जो स्टॉक अच्छे करेक्ट हो चुके हैं वो चलते रहेंगे। सो थोड़ा वेट एंड वॉच कर लें। आई थिंक मार्केट ऐसे करवट पे है कि लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट फ्रेश पैसे का मैं यहाँ से नहीं बोल सकता, बट जो खड़े हैं उनमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के खड़े रहें, जैसे मैंने इनको बोला। तो हितेश जी थोड़ा वेट करिए, मार्केट थोड़ा सा उस लेवल पे आती है जहाँ पे आपको रिस्क रिवार्ड आपके फेवर में जाए। क्योंकि मान लीजिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले अजय श्रीवास्तव से डिस्कशन हो रहा था कि अगर आप कोई स्टॉक 80 के मल्टीपल पे ले लें FMCG वाला, तो उससे कितना पैसा आप बना पाएंगे ये फेवर में नहीं होगा आपके। तो वेट करना ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी है। और चूंकि आपके पास पैसा है, कैश में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नीरज जी एक इसमें ऐड करना चाहूंगा। हाँ, कि खाली सब लोग इक्विटी देखते रहते हैं। आप देखिए गोल्ड सिल्वर भी बहुत बढ़िया कई मल्टी ईयर, मल्टी मंथ, मल्टी क्वार्टर ब्रेकआउट्स कर रहे हैं गोल्ड और सिल्वर दोनों। तो आई थिंक वहां पे भी थोड़ा रुझान रखें। अगर नया पैसा डालना है तो मेरे ख्याल से 10 में से 5 लाख तो गोल्ड सिल्वर में डाल ही सकते हैं। तो वो एक एंगल भी अगर ध्यान रखिए। खाली इक्विटी पूछ रहे थे इसलिए मैंने इनको नहीं बोला, बट फिर मेरे को ध्यान आया कि इनको बोलना चाहिए। तो आधा पैसा गोल्ड सिल्वर में लगा सकते हैं ये। ओके, ये भी एक तरीका हो सकता है। तो हितेश जी आप टच में रहिएगा, दोबारा कभी क्वेरी लीजिएगा जब मार्केट आपको करेक्शन में दिखे ना जिस दिन,
उस दिन हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी आपके लिए होल्ड करना, वेट करना। मैं तो डेली टच में रहना चाहता हूँ, आप लोग मेरी क्वेरी ले लिया करिए सर। नहीं, मैं बिल्कुल मैं बता दूंगा। तो अभी आप थोड़ा वेट करिए, 10 लाख रुपए आपको जो डिप्लॉय करना है। क्विकली एक सवाल और लेते हैं, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करनी है। सुमित तैयार हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल और लेते हैं। अशोक कुमार मोदी हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक जी बताइए क्या सवाल है। अशोक जी आवाज आ रही है आपको? नहीं, अच्छा, अशोक जी से संपर्क नहीं है, तो अब सीधे चलते हैं सुमित जी के पास। सुमित जी एक बहुत दिलचस्प स्टोरी हमें बताने वाले हैं। सुमित जी क्या स्टोरी है? भव्य स्क्रीन, भव्य नंबर्स, करीब 1000 से 1 लाख वर्चुअली आज F&O में तो इनफैक्ट 1 लाख का आंकड़ा पार हो ही गया। 200-300 रुपए की एक औपचारिकता रह गई कैश मार्केट में, वो चलती रहेगी, लेकिन MRF ने आज 1 लाख रुपए का जो नंबर है वो टच होता हुआ दिखाई पड़ा। और ये इंडियन हिस्ट्री में पहली बार किसी स्टॉक ने आज 1 लाख का जादुई आंकड़ा जो है उसे टच किया है। ये कितने साल में 1000 से 1 लाख पहुंचा है? 20 साल में। 2023 मतलब 23 साल करीब मान लीजिए, तो 2020 में करीब 1000 रुपये का। 23 साल में 100 गुना। 100 गुना, नॉट बैड। नहीं तो बुरा नहीं है। आप कोविड से लेके अब तक ही लगाइए ना, 50,000 से 1 लाख, तो 2 गुना तो कोविड से लेके अब तक हो गया। और होता ना, हाथी भी चलता है जब, और जब दौड़ता है तो इस तरह ही दौड़ता है। तो कैसे उसने पिछले 1 हफ्ते के अंदर ही 8,000-7,000 रुपए का मूव दे दिया, ये आप इससे देखिए। तो 22 साल में करीब 100 गुना ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। और जो इसके आंकड़े हैं वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। 2000 में करीब 1000 रुपए का दाम होता था, वो 1000 रुपए का दाम आज आपके सामने 2 जीरो इसमें और लग गया, यानी कि 1 लाख के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। कैसे रहा है माइलस्टोन आपकी स्क्रीन पर? 1000 रुपए 2000 के आसपास, और अब करीब 1 लाख। तो टायर का साइज भी इसी तरह से बड़ा है और कंपनी के जो नंबर्स हैं वहां पर भी किसी तरह का जंप आता हुआ दिखाई पड़ा है। माइलस्टोन 2000 में 1000, 2012 तक 10,000, 2014 तक 25,000, 2016 तक 50,000, 2018 तक 75,000, 2023 तक 1 लाख। लेकिन 2016 के बाद 2020 में एक बार फिर इसने 50,000 का नंबर छुआ था, जिसके बाद अब ये 1 लाख होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये माइलस्टोन आपकी स्क्रीन पर। ये देश का पहला स्टॉक है जो कि 1 लाख रुपए आज पहुंचा है 5 डिजिट में। हालांकि ये पहुंचते रह गया कैश मार्केट में, लेकिन F&O में जरूर हिट हुआ। मद्रास रबर फैक्ट्री, उनके लिए जिनको लगता है कि ये मल्टीनेशनल जायंट है, ये एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है जिसने शुरुआत की थी गुब्बारे बनाने से 1946 में, और 2 लोगों की यूनिट थी। धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते उन्होंने फैक्ट्री से टायर स्पेस में उतरे और 1952 में टायर में उतरे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये पहली कंपनी है जिसने यूएस में टायर एक्सपोर्ट किया। यूएस जो कि जनक है टायर का, वहां पर इन्होंने टायर एक्सपोर्ट किए थे पहली बारी। 52% मार्केट शेयर पहले ही 4 सालों के अंदर कंपनी ने अटेन कर लिए थे। इस तरह का एक बढ़िया प्रोडक्ट इन्होंने बनाया। 1961 में ये कंपनी लिस्ट हुई, वो भी अप्रैल फूल्स डे के दिन, 1 अप्रैल 1961 को इनका प्लांट भी शुरू हुआ और ये लिस्ट भी हुई। 1983 में मारुति के साथ करार, और ऑब्वियसली बात है सचिन तेंदुलकर के साथ करार कौन नहीं जानता इनका, जो काफी फेमस रहा है। 2000 से वो करार रहा, तब 1000 था MRF, और आज 2023 तक आते आते 1 लाख पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। कुछ और माइलस्टोन आपकी स्क्रीन पर। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि MRF में बोनस भी आया है। 1970 में कंपनी ने एक बार बोनस दिया था और दोबारा फिर बोनस दिया 1975 में। इन 2 बोनस के बावजूद भी सिर्फ 40 लाख शेयरों की इक्विटी है इसकी मार्केट में से, मेजरली प्रमोटर शेयर होल्डर है। यूएस को टायर एक्सपोर्ट करने वाली ये पहली कंपनी है। और आमतौर पर बचपन में हमने फन स्कूल के नाम से कई खिलौने भी देखे हैं, वो भी MRF के ही हैं। 1989 से टाइप है हैशब्रो के साथ, और फन स्कूल इनके उस करार के तहत आता है। और कुछ और नंबर, कैसे इनके रेवेन्यूज बढ़े और रेवेन्यू के साथ साथ कैसे इनके स्टॉक का प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। जिसने नहीं लिया था उसका फूल बन गया दरअसल। हाँ, मतलब अप्रैल फूल के दिन जब ये लिस्ट हुआ हुआ तो समझो अप्रैल फूल पे लिस्ट हुआ है और आज देखिए 1 लाख रुपए का शेयर। और आप कह रहे हैं कि 2020 से अब तक ये डबल हो गया, 50,000 से 1 लाख हो गया 2020 से अब तक, यानी सिर्फ 3 सालों में। तो ये धारणा भी गलत है कि हाई टिकट साइज, बड़े टिकट साइज वाले स्टॉक चलते नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। 3 साल में डबल। हाँ, माय गॉड, 1000 से 1 लाख 100 गुना 22 सालों में, और पिछले 3 साल में दुगना। और 2 बार सिर्फ इन्होंने बोनस दिया। अभी देंगे क्या स्प्लिट बोनस, कुछ करेंगे? पता नहीं, इंटेंशन तो लोगों को लगता है 1 लाख वाला शेयर। इक्विटी इतनी छोटी है, कहाँ कोई बोनस देने में इंटरेस्टेड है।
और जब से मतलब 1970s में बोनस दिया है, तो आज से करीब करीब 50 साल पहले बोनस आए होंगे, तो उसके बाद किसी को पता भी नहीं कि बोनस में आए हैं। तो सबको ये लगता है कि इसकी इक्विटी बढ़ी ही नहीं कभी, ना बोनस आया ना स्प्लिट, तो तब से वही इक्विटी चली जा रही है। तो आपने कभी मैनेजमेंट से पूछा नहीं कि ये मैनेजमेंट कभी बात ही नहीं बात होगी, थोड़ा छोटा करे तो लोग एंट्री अभी 1 लाख कभी मैनेजमेंट मिले ही नहीं। MRF का मैनेजमेंट आपको आमतौर पर मिलेगा ही नहीं कभी बात करने के लिए, तो कैसे पूछा जाए, कहाँ पूछा जाए? 2-3 महीने सैलरी जोड़ के कहा शेयर ले ले आदमी, ले ही लेते। लेकिन इस बार ही चलने की वजह और डिविडेंड जो हमेशा मीम बनता था 3 रुपए का डिविडेंड, इस बार कितना दिया? इस बार 160 रुपए का डिविडेंड है। तो अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कितना बड़ा जंप है, 3 रुपए का डिविडेंड 160 रुपए पहुंच गया। 160, 3 रुपए दे देते, मतलब पहले तो अत्याचार, पहले तो, और अब की बारी इस तरह का बड़ा डिविडेंड आया तो बाजार ने भी बहुत थम्स अप दिया कि शायद अब से यहाँ पर डिविडेंड की ट्रेजेक्टरी और बढ़ेगी, तो उसको भी और एक ट्रिगर के तौर पे कामकाज हुआ और पूरा स्टॉक ने वो 95,000 से लेके 1 लाख का सफर तय कर डाला 5 दिनों में। अच्छा, जो इसके हम लोग भी नंबर देखे रेवेन्यूज के, प्रॉफिट के, वो सब एक कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, है ना, कि पेशेंस के साथ, नो बहुत ज़्यादा शोर शराबा, मीडिया में आके बहुत ज़्यादा इंटरव्यू वगैरह देना, ये सब कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, और आप इसके प्रॉफिट का फिगर दिखाएंगे उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये मुनाफे का नंबर है, मुनाफा देखिए सिर्फ 1400 करोड़ रुपए, अभी वाला इस साल में 770 करोड़ रुपए, क्योंकि इक्विटी साइज इतना छोटा है कि ईपीएस अपने आप ही बड़ी हो गई है एक्चुअली। तो इतनी सबसे छोटी इक्विटी वाले शेयरों में अगर किसी का नाम आप रखते हो तो इसका नाम आता है, इसका हुआ या बाकी बड़े मल्टीनेशनल जाइंट्स हैं। तो इतने छोटे से प्रॉफिट के बावजूद भी इतना बड़ा दाम वो इसीलिए है क्योंकि इक्विटी साइज बहुत छोटा है। हाँ, एक्चुअली थोड़ा लिक्विडिटी बढ़ानी चाहिए, थोड़ा इक्विटी तो बेस बड़ा करना चाहिए। ये एक हमने इसलिए आपको दिखाया क्योंकि डेफिनेटली कुछ लोग ये क्रिटिसाइज करेंगे कि बहुत छोटी इक्विटी इसलिए ये इतना चल रहा है, नंबर्स नॉट सो ग्रेट, बट जिन्होंने लिया है, जिन्होंने इसमें पैसे बनाए हैं, तो बिग टिकट साइज के स्टॉक भी चलते हैं। सर्वेंद्र को जोड़, सर्वेंद्र MRF खरीदेंगे आप? नहीं, सुमित जी की इसमें हमको जो एक चीज ऐड करनी थी, बड़े अच्छे ये भेजते हैं कि 100x in 20 years, बट एक रियलिटी चेक भी यहाँ पे एक बहुत जरूरी है लोगों के लिए भी समझने के लिए कि जब ये 100x हुआ, आज 40,000 करोड़ का मोटा मोटी मार्केट कैप है, तो 400 करोड़ का मार्केट कैप था जब 20 साल पहले, उसमें ये अज्यूम कर लीजिए कि 50% तो इन प्रमोटर होल्ड करता ही होगा उस समय, और फ्री फ्लोट उस समय 50% के आसपास ही होगा, उसमें FII DI भी होंगे। अज्यूमिंग की 50% प्रमोटर के पास था, 51%, रिमेनिंग 50%, 200 करोड़ की इक्विटी थी, 20,000 लोग खाली 1 लाख रुपए डाल सकते थे। इंडिया की पॉपुलेशन 20 साल पहले भी 80 करोड़ से कम नहीं रही होगी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यस, वेल्थ क्रिएशन बहुत हुई है, लेकिन एक रियलिटी चेक भी जरूरी है कि खाली 20,000 लोगों के लिए इंडिया में हुई है, उससे ज्यादा के लिए नहीं। खाली 20,000 लोग ये 1 लाख का 1 करोड़ कमा सकते थे, उससे ज्यादा किसी के पास जगह नहीं थी यहाँ पे इस स्टॉक में। और इसी तरह से हर स्टॉक का निकाला जा सकता है। सो यू विल कम टू नो दैट द नंबर इज वेरी फाइनाइट, द अमाउंट ऑफ मनी दैट पीपल हैव मेड, ये नंबर बड़ा फाइनाइट है। ये ऐसा नहीं कि लाखों करोड़ों लोगों ने पैसा बना लिया, खाली 20,000 लोगों ने MRF में 1 लाख का 1 करोड़ किया है। तो ये तो हमने पहले कहा कि इक्विटी छोटी है और उसका भी एक बड़ा कमाल है, लेकिन ठीक है, कंपनी आगे बढ़ती रही। अच्छा, ये पहली बार सबसे पहले आपने किस भाव पे इसको ट्रैक किया था? सर मैं तो उसको 1000-2000 से देखते आ ही रहा हूँ और हमेशा से क्वालिटी स्टॉक रहा है, तो ये डेफिनेटली ये चीज बताती है कि भाई अगर आप क्वालिटी में रहते हैं तो पैसे बनते हैं। बट मेरा थॉट खाली यहाँ यही देने का था कि बाजार की फिनिटी जो है ना, जो बाजार फाइनाइट है, उसको भी ध्यान रखें। करंट प्राइस पे बताइए, चार्ट कैसा दिख रहा है करंट प्राइस पे? नहीं देखिए, अभी तो सर बहुत ओवरबॉट है, जिसके पास है वही रख सकता है, इस जगह से तो बहुत ज्यादा ओवरबॉट है और इतना इलिक्विड स्टॉक है, इन द सेंस वॉल्यूम्स ऐसे होते हैं कि आप इसमें ट्रेडिंग बेट तो ले ही नहीं सकते। तो अगर आप डिलीवरी लेके बैठे हैं तो आप वही रखेंगे, और नया ट्रेडिंग के हिसाब से तो मेरे पास यहाँ पे नई कॉल नहीं रहेगी, और काफी ओवरबॉट चल रहा है अभी। ओके, तो ये है MRF की स्टोरी जो सुमित ने ढूंढ के निकाली, और चूंकि 1 लाख हो गया तो हम लोगों ने कहा इस पर थोड़ी बातचीत होनी चाहिए। देखो, हो सकता है मैनेजमेंट इसको कुछ स्प्लिट बोनस इस तरह से कुछ लिक्विडिटी बढ़ाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं उनकी दिलचस्पी इसमें बहुत ज़्यादा होती। पिछले 1 महीने में 1 साल में 43%। खैर चलिए, हम लोग इस स्टोरी से बाहर निकलते हैं। MRF की स्थिति है कि आज अभी इस समय 98,300 पे ट्रेड कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित इस चर्चा के लिए। अच्छा, अगर अशोक कुमार मोदी जी दोबारा जुड़ गए हो तो बात करें, नहीं तो फिर हम चलें योगेश खान दागले जी के पास। योगेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? हाँ नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। योगेश जी को भी आवाज नहीं जा रही लग रहा है। हेलो योगेश जी, आवाज आ रही है? जा रही है नहीं, अच्छा, योगेश जी को आवाज नहीं आ रही है। सरवेंद्र जी, HDFC ट्विंस आपने चार्ट पे देखिए, क्योंकि फ्राइडे को उनमें काफ़ी तगड़ा मोमेंटम डाउनवर्ड्स था और उसी की वजह से बाजार का थोड़ा मूड भी खराब हुआ था।
इस वक्त आज की तभी इस समय हम लोग बात करें तो एचडीएफसी ट्विंस पे आपकी क्या राय बन रही है? देखिए, पहले बात करूंगा एचडीएफसी बैंक की, जहां पे ये देखिए जो एक बेरिश गैप डाउन आ गया किसी भी कारण से, अब हमको तो टेक्निकली उसको मान देना पड़ेगा। आई थिंक एकदम टॉप ऑफ द रेंज। यहाँ पे जो मेरे पास जो की पॉइंट्स है बोलने के, वो ये है कि भाई लास्ट 3-6 महीने से जब भी ये 1700 या उसके आसपास जाता है, 1700 1720 के आसपास जाता है, तो वहां पे 3-4 बार इसमें सेलिंग आ चुकी है। और सेम सेलिंग लास्ट ईयर में भी 21 के मिडिल पार्ट में रही थी कि 1700 के आसपास 2 टॉप बने थे। तो 22 में भी और 21 में भी 1700 और 1720 के ऊपर जा नहीं पा रहे, और अब ये बेरिश गैप आ गया है। तो मैं तो अज्यूम करके यही चलूंगा कि उस गैप एरिया को जब तक आप भरते नहीं है तो ये स्टॉक वीक है। और जहां तक रही सेम लेवल एचडीएफसी के लिए, वहां पे भी मोटा मोटी यही मुझे लगता है कि ये जो गैप डाउन हुआ 2800 के आसपास, जब तक इसके नीचे है तब तक मेरे हिसाब से शॉर्ट टू मीडियम टर्म दोनों टाइम फ्रेम से मुझे लगता है ये स्टॉक अब धीमे धीमे वीक हो रहा है। लॉन्ग टर्म वीकनेस में तो अभी टाइम बाकी है, पर शॉर्ट टू मीडियम टर्म यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड नेगेटिव हो गए। तो मेरा तो रुझान ये रहेगा कि गैप एरियाज के आसपास बाउंस बैक में कहीं छोटा स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। ओके, ये राय बनी। अच्छा योगेश जी, आपको आवाज आ रही है दोबारा से? आ रही, हेलो, बताइए, सवाल बताइए। हाँ सर, मेरा सवाल है कि मैंने जो डीसीएस सिस्टम जो है, हेलो, हाँ बोलिए, सवाल पूछिए सर। हाँ, डीसीएस सिस्टम के मैंने 743 शेयर लिए थे 290 से, लेकिन अभी एवरेज करके मैंने 199 किया है एवरेज। डीसीएक्स बोला आपने? हाँ, डीसीएक्स सिस्टम। सरवन जी, कोई डीसीएक्स है देखा आपके चार्ट पे? डीसीएक्स इंडिया करके है मेरे पास, मुझे जो आ रहा है डीसीएक्स सिस्टम्स, हाँ वो डीसीएक्स इंडिया आ रहा है, सही करें आप, इंडिया आ रहा होगा। 180 के आसपास का भाव है, मैं अज्यूम करता हूँ कि इन्होंने यही लिया है। बट यहाँ देखिए, मेरे ख्याल से रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, क्योंकि डेटा 2022 के बाद से ही है, और जब से है तब से गिर ही रहा है। अभी पहला शॉर्ट टर्म एक बॉटम बना के यहाँ पे एक रैली मैं देखूंगा कि पहली रैली जो है मंथली में बनना शुरू हुई है। तो गए महीने का जो कैंडल था वो काफी डिसेंट था, तो मैं इनको प्योरली 1 से 3 महीने की शॉर्ट टर्म राय दूंगा। और यहाँ मुझे लगता है कि जब तक स्टॉक 165 के ऊपर टिका हुआ है तब तक ये ट्रेड में बने रह सकते हैं। तो 164.40 के स्टॉप लॉस से अगर बने रहना है ट्रेड में तो बने रहें, बट क्योंकि रिसेंट लिस्टिंग है तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव कॉल नहीं है। 1 से 3 महीने का स्टॉप लॉस 164.40 और 1 से 3 महीने का टारगेट 210 से 215। जी ओके, तो ये राय बन रही है डीसीएक्स सिस्टम्स में योगेश जी के लिए। सरवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और हमारे साथ मदद करने के लिए। अगर कुछ भी सवाल आपके अभी भी और रह गए होंगे, डेफिनेटली रह गए होंगे, तो वो हमारे साथ जुड़िएगा 11:30 बजे, जब अनुज के साथ हम लोग यूट्यूब लाइव, सोशल मीडिया लाइव करेंगे, तो उसमें आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 11:30 पे हमारे साथ जुड़िएगा। और एक और बड़ी चीज़ आ रही, कोई मौका आने वाला है, ये देखिए, ये पता नहीं क्या, मुझे भी नहीं पता एक्चुअली। तो ये मैंने कहा दिखा दूँ, 11:30 बजे दिखाया जाएगा कि मौका आ रहा है, कुछ पता नहीं क्या है, हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। मैं भी देखूंगा कि मौका क्या है। 11:30 में जुड़िएगा आप टीवी में हमारे साथ मौका देखने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।